उत्तराखंड में धामी सरकार अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। विशेष सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 महीने के अंदर अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उत्तराखंड में बीजेपी के 47 विधायक हैं, जिनमें से 7 महिला विधायक हैं। अब इन 7 महिला विधायकों में से कौन कौन बन सकता है महिला मंत्री, उस पर ये रिपोर्ट है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट को। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं और उनके इस भाव को समझते हैं कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस समय उत्तराखंड में सिर्फ एक महिला मंत्री है, रेखा आर्य जी, और एक महिला स्पीकर है जो कैबिनेट स्तर का सम्मान होता है, रितु खंडूरी जी। अब इसके अलावा कोई भी महिला मंत्री नहीं है। तो मुख्यमंत्री धामी जी चाहते हैं कि जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हो उसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले। दरअसल उत्तराखंड में 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस समय कुल 7 मंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी तो उस दौरान मुख्यमंत्री धामी समेत कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें से सतपाल जी महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वर्गीय चंदन राम दास जी, सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल जी, रेखा आर्य और गणेश जोशी जी। दरअसल संविधान के नियमों के तहत राज्य की कुल विधायकों की संख्या का 15% विधायक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस कारण जो विधायक उत्तराखंड में बन सकते हैं वो 12 या 13 बनाए जा सकते हैं। फिलहाल स्वर्गीय चंदन राम दास जी की दुखद मृत्यु के बाद एक और मंत्री कम हो गया, यानी वर्तमान में सिर्फ 7 मंत्री हैं मुख्यमंत्री धामी को मिलाकर, यानी 5 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जो बड़े वायरल हुए थे, जिन्होंने 20 सड़क में एक व्यक्ति को पीटा था, जो आंदोलनकारी बताए गए, तो इस विषय पर उनका इस्तीफा मांगा गया। इस विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांगा। तो ये कयास है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को शायद बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उसके बाद दूसरे जो मंत्री जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है वो है रेखा आर्य जी। रेखा आर्य जी पे कथित तौर से भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं। अब ये इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं कि यह आरोप सच है, गलत है और इस आधार पर उन्हें हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो मैंने आपके सामने रखी। अब इसके अलावा अगर वो 2 निकाल दिए जाते हैं तो यानी कि 7 और पद खाली हो जाने वाले हैं। 7 ही महिला विधायक हैं। इन 7 महिला विधायकों में से केदारनाथ से श्रीमती शैला रानी रावत, देहरादून कैंट से श्रीमती सविता कपूर, यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट, सोमेश्वर से श्रीमती रेखा आर्य, नैनीताल से श्रीमती सरिता आर्य, कोटद्वार से श्रीमती रितु खंडूरी जी और बागेश्वर से श्रीमती पार्वती दास। अब सुनिए, इन 7 महिला विधायकों में से 2 तो ऑलरेडी पदों में है, यानी 5 महिला विधायक बनती हैं। और अगर मान लिया जाए कि रेखा को हटाया जाता है तो फिर भी 5 महिला विधायक है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। अब मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित हो, तो इस सुनिश्चितता के लिए वो चाहते हैं कि महिलाओं को ज्यादा स्कोप मिले। मुख्यमंत्री धामी जी बड़ा सम्मान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी का, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी ने यह ठान लिया है कि अपने इस मंत्रिमंडल विस्तार में वो कम से कम 3 महिला मंत्रियों को रखेंगे। तो अगर रेखा रावत जी हटा दी जाती तो उसके अलावा 3 महिला मंत्री कौन हो सकती हैं, उस पर ही चर्चा है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो केदारनाथ की जो महिला विधायक हैं श्रीमती शैला रानी रावत, उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 99.99%। और वो क्यों है? दरअसल शैला रानी रावत जी उम्र उनके लगभग 67 साल की उम्र है और बहुत लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। ब्लॉक प्रमुख रही हैं, जिला पंचायत सदस्य रही हैं और कांग्रेस से 2012 में वो विधायक का चुनाव जीतकर भी आई। तो 2016 में जब कांग्रेस में फूट पड़ी वो बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया और जब 2017 में बीजेपी वापस आई तो उनका मंत्री बनना लगभग तय गया माना जा रहा था, लेकिन वो चुनाव हार गई। अगर वो जीतती तो निश्चित रूप से वो मंत्री बनती। अब 2022 में उनको दोबारा टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत के आई। तो इस बार ये कयास है कि वो इस बार मंत्री बनाई जा सकती हैं 99.99%। तो शैला रानी रावत जी मजबूत दावेदार है और बनाई भी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं श्रीमती सविता कपूर की, जिनके पति दिवंगत हरबंश कपूर जी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, कई बार वो विधायक रहे हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद टिकट दिया गया उनकी धर्मपत्नी सविता कपूर जी को और वो यहाँ से जीत के आई हैं। चूंकि उनका लंबा राजनीतिक जीवन नहीं रहा है, चूंकि वो अपने पति की सीट पर आई हैं, तो शायद उनको
बीजेपी और मुख्यमंत्री धामी अपने मंत्रिमंडल में ना रखें। हालांकि ये कयास है, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी का ये मान्यता है कि बीजेपी कब किसको क्या बना दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरी लिस्ट में शायद वो मंत्री नहीं बन रही हो, बीजेपी की लिस्ट में शायद वो मंत्री बन रही हो। उम्मीद कर रहा हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आ रही होगी। तो निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। ये हमारा पेटीएम नंबर है और ये हमारा जीपे नंबर है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब तीसरे नंबर में आते हैं यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट जी। रेणु बिष्ट जी का भी अपना एक लंबा जीवन रहा है और उनकी उम्र 53 साल की है, यानी कि वो युवा राजनेता हैं। और जिस तरीके से बीजेपी युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसमें रेणु बिष्ट उस सांचे में ढल जाएंगी। चूंकि वो दबंग भी हैं और बहुत तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं, तुरंत जवाब भी देती हैं, इसलिए उनके क्षेत्र के पत्रकार थोड़ा उनसे खफा भी रहते हैं। और चूंकि वो ब्लॉक ग्राम प्रधान भी रह चुकी हैं और उनका अपना लंबा राजनीतिक जीवन है, कई बार उन्हें टिकट भी मिला है और इस बार वो बीजेपी के चुनाव से जीत कर आई हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि रेणु बिष्ट भी, चूंकि उनकी उम्र लगभग 53 साल की है और उनका लंबा राजनीतिक जीवन और बचा हुआ है, तो बीजेपी चाहती है कि शायद युवाओं को मौका दे। तो रेणु बिष्ट जी के भी 90% चांस है। देखिए, मैंने केदारनाथ की विधायक श्रीमती सैला रावत जी के लिए कहा कि वो 99.99% मंत्री बन सकती हैं, लेकिन इनके लिए मैंने 90% कहा, क्योंकि अभी पहली बार बनी है और दूसरा उम्र इनकी 53 साल की है, लेकिन इनके भी बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो 2 विधायक जिनको मंत्री बन सकती है महिला, वो मैंने आपको नाम बताया। फिर बात करते हैं श्रीमती पार्वती दास जी की। चूंकि उनका अपना राजनीतिक अनुभव नहीं रहा है, अपने पति की मृत्यु के बाद उनको टिकट दिया गया और वहां से चुनाव लड़के आई हैं, और इसलिए ऐसा लगता है कि शायद मुख्यमंत्री धामी जी अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह ना दें, उनके अनुभव की कमी के कारण। और लेकिन फिर भी बीजेपी कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उसके बाद मैं बात करूं नैनीताल की विधायक सरिता आर्य जी, ये भी पहले कांग्रेसी रही हैं और कांग्रेस के प्रति बहुत ईमानदार और वफादार रही हैं। देखिए, 2016 में जब कई विधायक टूटकर बीजेपी में आए थे, तो सरिता आर्य जी एकमात्र ऐसी नेता थी जिन्हें कई प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उन प्रलोभन में आई नहीं। उन्होंने अपनी वफादारी कांग्रेस के साथ रखी। उनको कई लालच भी दिए गए, लेकिन वो नहीं आई हैं। ये सूत्र के हवाले से हमारे पास खबर है। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले जब कांग्रेस ने उनकी वफादारी का इनाम यह दिया कि जो दलबदू नेता थे संजीव आर्य जी, जो बीजेपी से वापस कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से वापस बीजेपी में आए, उनको नैनीताल से चुनाव लड़ाने जा रही थी, यानी कि सरिता आर्य जी की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा था और उनकी उस वफादारी का इनाम इस धोखे से दिया जा रहा था। तो वो टूट गई। दबे मन से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करते हुए उन्हें एहसास हो गया कि वो ये पार्टी है जो संगठन की पार्टी है और वो इस पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करती है और बीजेपी की जो विचारधारा है उसको बहुत जल्दी उन्होंने स्वीकार भी किया है। इस आधार पर चूंकि नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से कोई भी विधायक मंत्री नहीं है इस समय मौजूदा दौर में, तो हो सकता है कि सरिता आर्य जी एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में आप उन्हें मंत्री बनते हुए देख सकते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री धामी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार किया जाए, महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि सरिता आर्य जी भी मंत्री बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो 3 नाम मैंने लिए हैं, केदारनाथ की विधायक श्रीमती सैला रानी रावत, यमकेश्वर की विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट और नैनीताल की विधायक श्रीमती सरिता आर्य जी, इन तीनों में से 2 तो निश्चित रूप से बनने जा रही हैं। अगर एक इस्तीफा लिया जाता है तो ये 3 नाम आप निश्चित रूप से मंत्री पद में देख रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रितु खंडूरी जी को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये कयास है। फिलहाल अगर उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। फिलहाल ये कयास मेरे अपने राजनीतिक पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर किए हैं। बीजेपी वो करती है जिसको कुछ पता नहीं होता है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल रिपोर्ट देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं जो रिपोर्ट हमने बताई है उससे आप भी सहमत होंगे। फिलहाल अगर आपने कोई चैनल पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें, ताकि हम इस तरह की रिपोर्टिंग आपके सामने पेश करते रहें। निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता का नाम है रवि के बिंदास बोल। फिलहाल रवि के बिंदास